आप सभी का एसएमसी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको कक्षा 10th की गणित विषय का लेसन नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं, जो कि है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। चलिए शुरू करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो लाइन से लिया गया है, मतलब रेखा से वो बना है। अतः लीनियर इक्वेशन एक रेखा को प्रदर्शित करता है। जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, वो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू ए एक्स प्लस बी बराबर 0, यह एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन ये एक वेरिएबल की है, यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, ठीक है। और ए और बी ये दोनों रियल नंबर्स हैं। क्या है ये? रियल नंबर्स हैं। लेकिन कंडीशन इसके लिए होती है क्या, कि x का जो गुणांक है, x का जो कोफिशिएंट है a, वो 0 नहीं होना चाहिए। और a और b ये दोनों क्या होंगे? ये रियल नंबर्स हैं। तो ये एक चर का रैखिक समीकरण है। दो चर के रैखिक समीकरणों को हमें पढ़ना है, तो दो चर का रैखिक समीकरण कैसे है देखिए। ये जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे a b c ये तीनों रियल नंबर्स हैं और x और y दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण के लिए कंडीशन क्या होती है, कि जो चर हैं x और y जो चर हैं, उनकी जो घात जो होगी वो एक होना जरूरी है। एक से अधिक या कम होने पर वह लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और कंडीशन क्या है? x का गुणांक और y का गुणांक। x का गुणांक और y का गुणांक दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि यदि ये इनमें से कोई भी अगर 0 के बराबर होगा तो यह चर भी 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यह टू वेरिएबल की नहीं बचेगी, राइट। अब किसी रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है? जितने चरों का लीनियर इक्वेशन हो, एक चर का, दो चर का, तीन चर का, तो कम से कम उतने समीकरण का होना आवश्यक है। जैसे दो चर का रैखिक समीकरण है तो उसमें दो समीकरण का होना जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जैसे एक चर का रैखिक समीकरण का एक ही समीकरण से हल हो जाता है। जैसे 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये एक चर का रैखिक समीकरण। देखिए 5 एक चर है ना, तो हमने 5x इज इक्वल टू माइनस 10 को पक्षांतर किया तो 10 हो गया, 5 से भाग दे दिया तो x बराबर 10/5 बराबर 2, तो x का मान 2। मतलब रैखिक समीकरण जो एक चर का था वो एक ही समीकरण से उसका यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अतः एक चर के रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही हल होता है। यहाँ हल का मतलब जो हम बता रहे हैं वो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है अद्वितीय हल से। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल के लिए है। तो दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है उसके उसको हल करने के लिए, उसके यूनिक सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए दो समीकरणों का होना जरूरी है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए x प्लस 2y बराबर 10 एक लीनियर इक्वेशन है, केवल एक ही लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमने ली। अब इस लीनियर इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं और y की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये LHS और RHS दोनों बराबर हो जाता है। इसका मतलब है इस लीनियर इक्वेशन का एक हल x बराबर 0 और y बराबर 5 हो गया। इसी तरीके से अगर x की जगह पे हम 10 रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे तो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी। मतलब इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल 10 और 0 भी होगा। इसी तरीके से ये भी होगा, इसी तरीके से ये और ये। इसका मतलब क्या हुआ, कि इस एक रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल हो सकते हैं। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझिएगा। क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है और सरल रेखा को बनाने के लिए अनंत बिंदु होते हैं। तो सभी बिंदु जो हैं वो इस लीनियर इक्वेशन का हल होगा। देखिए इसको हम बना रहे हैं, इस इक्वेशन को हमने ड्रॉ किया 0,5, तो x चले 0 और y चले 5, 0,5। ऐसे ही 10,0 तो x चले 10 और y 0,
इसी तरीके से ये विभिन्न पॉइंट हमने लिए और इनको ज्वाइन करते हुए एक रेखा बना दी। ये जो रेखा बनेगी ये रेखा है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। देखो इसने x अक्ष को भी काटा y अक्ष को भी काटा, इसका मतलब ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। अगर एक चर वाली रैखिक समीकरण होती तो वो केवल एक ही अक्ष को काटी, या तो x को काटती या फिर y को काटती। अब देखिए इस रेखा में अनंत बिंदु हैं तो इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, लेकिन यदि हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्योंकि यहाँ दो चर हैं तो कम से कम दो समीकरणों का होना जरूरी है। अतः रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, प्रत्येक बिंदु रेखा मतलब लीनियर इक्वेशन का हल होगा। तो एक लीनियर इक्वेशन के अनंत हल होते हैं। अब टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन के लिए कम से कम दो लीनियर इक्वेशन का होना जरूरी है। हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 2x x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, जो कि हमने यहाँ पहले ही लिया हुआ है, और एक और हमने इक्वेशन ले लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसके हमने कुछ सॉल्यूशन मतलब x की डिफरेंट वैल्यू रखी और हमें y की वैल्यू मिल गई, जैसे 0,5 10,0। ये सारे इसके अनंत सॉल्यूशन हो गए। ऐसे इसके भी अनंत सॉल्यूशन हो गए। 4,0 मतलब x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 रखने पर हमें 8 मिल जाता है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाते हैं, तो ये इसके सॉल्यूशन है। इसके अलग अलग सॉल्यूशन है, इसके भी अलग अलग सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग रेखाएं प्रदर्शित कर रही हैं। लेकिन इन दोनों में एक कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो कॉमन है। जो कॉमन सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे 2,4 एक कॉमन सॉल्यूशन है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन 2,4 होगा। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, इसी ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए ये मैंने दोनों रेखाएं इन्हीं दिए हुए बिंदुओं की सहायता से मैंने बनाई, और ये दोनों बिंदु दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हुए 2,4, इसलिए इन दोनों रेखाओं का ये अद्वितीय हल हमें मिला। मतलब दो विभिन्न लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफी चित्रण रिप्रेजेंटेशन ये हो गया है। तो दो लीनियर इक्वेशन दो रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। तो किसी तल पर स्थित दो रेखाएं निम्न में से किसी एक ही संभावनाओं को प्रदर्शित करेंगे। मतलब अगर किसी प्लेन पर अगर हम दो रेखाओं को बनाते हैं तो वो दो रेखाएं जो मैं तीन कंडीशन बता रहा हूं, इन तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। पहली कंडीशन क्या होगी, वो दोनों रेखाएं या तो एक दूसरे को काट रही हूँ, प्रतिच्छेद कर रही हूँ, इंटरसेक्ट कर रही हूँ, या फिर वो दोनों नहीं काट रही हूँ। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, या तो समांतर होंगी या प्रतिच्छेद कर रही होंगी। या फिर तीसरा केस है वो दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या है कि पहली रेखा भी यही है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, तो वो रेखाएं कहलाती हैं संपाती। अब अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो मिलेगा हमें यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों का एक अद्वितीय हल जो इस रेखा के और इस रेखा के लिए कॉमन होगा। अगर दो रेखाएं समांतर होंगी तो चूंकि समांतर रेखाएं तो कभी काटती नहीं है तो हमें कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब दोनों रेखाएं संपाती हैं, संपाती मतलब है दोनों रेखाएं एक के ऊपर हैं, एक के ऊपर एक हैं, तो वो प्रत्येक बिंदु पर, चूंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी तो अनंत बिंदु ऐसे होंगे जिन पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं, तो वो अनंत सॉल्यूशन हमें प्राप्त होंगे। कितने सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, अनंत सॉल्यूशन। कब होंगे, जब दोनों रेखाएं संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हों रेखाएं। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं। मतलब यदि हमने ग्राफ के द्वारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को हमने रिप्रेजेंट किया तो देखते ही हमें पता चल सकता है कि हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। यहां हम अगर हम समीकरण का उच्चारण करते हैं, समीकरण बोलते हैं, तो इसका मतलब आप समझिएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब दो चरों के रैखिक समीकरण की बात चल रही है। हमने दो समीकरण ले लिए। एक समीकरण लिया हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी वन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। दूसरी रेखा ले ली हमने ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। यहाँ रेखा बोला, रेखा या लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक ही बात, समझिएगा उसको। अब मैंने क्या किया,
एक्स के और वाई के और ये जो अचर पद है इनके गुणांकों की हमने कंपैरिजन किया। पहली कंडीशन, अगर x के गुणांक मतलब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। प्रतिच्छेद रेखाओं को मैंने अभी हाल बताया, जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हों ऐसी रेखाएं प्राप्त होगी। मतलब ऐसी रेखाएं प्राप्त होने के लिए समीकरण में x के गुणांक और y के गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। पहली केस। सेकंड केस, यदि दोनों रेखाओं में, दोनों समीकरणों में x के गुणांक मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 y का गुणांक और जो अचर पद है c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हों, तीनों का अनुपात बराबर हो, तो वो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब है एक के ऊपर एक रेखा, और संपाती रेखाओं के अनंत सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तीसरा केस है कि अगर a1 और a2 मतलब पहली रेखा और दूसरी रेखा के x के गुणांकों का अनुपात, दोनों रेखाओं के y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो, लेकिन अचर पद का अनुपात बराबर ना हो, तो हमें समांतर रेखाएं मिलेंगी। और जब समांतर रेखाएं मिलती हैं तो उनका एक भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। जरा मैं बता दे रहा हूं, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2 से, तो हमें इस तरीके से प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें मिलती हैं। अगर संपाती रेखाएं हमें मतलब तीनों के गुणांक अगर बराबर हों, तो हमें एक रेखा ये और दूसरी रेखा इसी के ऊपर मिलेगी, तो ये संपाती रेखाएं हो गई। अगर x और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो, लेकिन अचर पद का गुणांक बराबर ना हो, तो हमें रेखाएं समांतर मिलेंगी इस तरीके से, और समांतर रेखाओं का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब लीनियर इक्वेशन को हल करने की विधियां। लीनियर इक्वेशन अगर दी गई हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो उनको हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं। तो इनको हल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ग्राफीय विधि मतलब ज्योमेट्रिकल वे, दूसरा है बीजगणितीय विधि मतलब एल्जेब्रिक वे। ज्योमेट्रिकल मेथड तो अभी यार जस्ट हमने पढ़ लिया, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। ये ज्योमेट्रिकल मेथड ग्राफीय विधि से हमने हल करना सीखा। यहाँ पे 2,4 सॉल्यूशन ही तो था, तो ये हमने सीख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, तो उनमें से कई सारे मेथड हैं, जिनमें पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में यूज करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक वे को देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में ज्योमेट्रिक वे को देखेंगे। मतलब एक्सरसाइज 3.2 ज्योमेट्रिक वे के थ्रू लगाई जाएगी, ग्राफिकल मेथड के द्वारा लगाई जाएगी। एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू लगाई जाएगी। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से काम करता है। हमने दो इक्वेशन ले ली। पहली इक्वेशन हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये वही इक्वेशन है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जब हमने समीकरण का हल किया था, तब भी हमने इन्हीं दोनों समीकरणों को लिया था और हमें एक यूनिक सॉल्यूशन 2,4 मिला था। अब हम एल्जेब्रिक मेथड में हमने पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमने इन्हीं दोनों इक्वेशन को हल कर रहे हैं। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से काम करती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से काम करती है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो हमने क्या किया, इन दोनों में से x की वैल्यू फाइंड की। तो x की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, ये 2y हमने पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर क्या होगा 10 माइनस 2y। और ये जो x का मान है वो हमने इस वाले समीकरण में रख दिया। चूंकि हमें दो समीकरण मिली थी, पहली समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। समीकरण का मतलब है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे हमने x के मान को रख दिया। तो 2 तो यही है, ये x का 2 में मल्टीप्लिकेशन है, तो x की वैल्यू हमने 10x माइनस 2y यहाँ रख दी, प्लस के y प्लस 8, 2 का गुणा किया, 10 दूनी 20 माइनस 2 का गुणा 2 में 4y प्लस ये वाला y इज इक्वल टू 8। ये हुए 20, 4y माइनस के ये प्लस के, जब विभिन्न चिन्ह हो, विपरीत चिन्ह हो, तो वो घट जाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या चिन्ह आता है छोटी संख्या का, तो माइनस के 3y इज इक्वल टू 8। 3y हमने ट्रांसफर किया तो प्लस का 3y हो गया, 8 इस तरफ ट्रांसफर किया माइनस का 8, तो 20 में से 8 गए तो 12, 12 बराबर 3y। तो y बराबर क्या हुआ 12/3, 3 चौके 12, y का मान हमें 4 मिल गया। हमने समीकरण 1 लिया। समीकरण 1 जो था वो ये है, x बराबर 10 माइनस 2y। तो हमने y की जगह पे 4 रख दिया, तो x बराबर 10 माइनस 2y, y की जगह पे 4 रख दिया, तो 4 दूनी 8,
10 में से 8 गए 2। तो इस तरीके से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल गया x बराबर 2 और y बराबर 4। तो ये हो गया पहला मेथड जो कि कहलाता था प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस लगाएंगे इसी तरीके से। अब है एलिमिनेशन मेथड, दूसरी तरीका है ये भी एल्जेब्रिक मेथड का तरीका है दूसरा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन विधि। इसके सहायता से हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। हमने फिर से वही दो इक्वेशन ले लिया, x + 2y = 10 और दूसरी इक्वेशन ले लिया 2x + y = 8। इनको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे विलोपन की सहायता से देखते हैं। पहली समीकरण हमने लिया, यहाँ पे है x और यहाँ पे है 2x, लेकिन हमें एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना है जिसमें दोनों जगह पे x के गुणांक बराबर हों। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, इन दोनों का हमने लिया एलसीएम। यहाँ 1 है, यहाँ 2, 1 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा 2। तो जो भी एलसीएम आता है उसका क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर से देंगे भाग, राइट। तो आएगा 2। तो हमने 2 का कर दिया समीकरण में गुणा। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं इस चीज को। मान लो ये होता है 3x + 2y = 15 और यहाँ होता 5x + 6y = 9। अब देखो हमें x के दोनों जगह बराबर चाहिए थे, तब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे आता है 5 × 15, 15 आता है। तो 3 में कितने का गुणा करेंगे, 15 आ जाएगा 5 का। तो हमने 5 का, इस वाली इक्वेशन में हमने पूरी इक्वेशन में 5 का गुणा कर दिया। और 5 में कितने का गुणा करेंगे, 15 आएगा, तो वो आता है 3 का। तो इस पूरी इक्वेशन में हमने 3 का गुणा किया, राइट। इस तरीके से हम ये गुणनफल करते हैं। मान लो क्यों हम, कई लोग बोल देते हैं कि डायरेक्टली आप गुणा कर सकते हो सीधा 5 का इस वाली इक्वेशन में, 3 का इस, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया, मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली, मान लीजिए यहाँ पे चलो एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ। मैंने ले लिया एग्जांपल 4x + 3y = 9 और दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया 8x + y = 10। तो 4 और 8 इनका एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा। मतलब 4 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का, और 8 में कितने का गुणा करेंगे, 1 का। 1 का मतलब गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से, हमने इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में 2 का गुणा किया है, इसमें 2 का गुणा करेंगे। और जब 2 का गुणा करेंगे तो ये तो 2x हो जाएगा। जब ये 2x हो जाएगा तो इस 2x में से 2x को घटा देंगे, तभी तो एलिमिनेट होगा। तो घटा दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 को। तो 2 का गुणा किया तो 2x + 2 दूनी 4y + 10 दूनी 20। और ये वाली इक्वेशन नीचे लिख दी। चूंकि घटाना है तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तीनों प्लस के थे तो तीनों ये माइनस के होगा, ये दोनों घट गए। 4y में से y जाएगा तो 3y, और 20 में से 8 चले जाएंगे तो 12। 3y = 12, 3 से 12 4 बार कट गए तो y की वैल्यू आ गई 4। इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू को रख दिया। तो x + 2y, तो x + 2 y की जगह पे 4 = 10। तो 4 दूनी 8 = 10। 8 को पक्षांतर किया तो x = 10 - 8, 10 में से 8 गए तो 2। तो x की वैल्यू 2। तो यूनिक सॉल्यूशन हमें इस तरीके से x = 2, 4 हमें प्राप्त हुआ। यह तरीका था विलोपन विधि। अब तीसरा जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणनखंड विधि, जो कि एक्सरसाइज 3.5 में काम आएगा। इसको समझने के लिए पहले इसकी प्रोसेस समझते हैं। मान लिया मैंने दो समीकरण लिए, ax + b1y + c1 = 0, दूसरी ली a2x + b2y + c2 = 0। मैंने इस फॉर्म में रखा, पहले x फिर y, फिर ये क्या है, अचर पद है। अचर पद को मैंने यहाँ 1 ले लिया। अब पहले x लिया तो x के जस्ट बाद b आता है तो मैंने b को, फिर b के जस्ट बाद c आएगा तो c को, और c के जस्ट बाद अगर आप घूम कर जाओगे तो a आएगा तो a, और a के जस्ट बाद b। तो मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया। तो x y 1, ये
B फिर C फिर A फिर B। तो B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। अब देखो इसका गुणा इधर माइनस इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर माइनस इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर माइनस इसका गुणा इधर, तो ये x, तो x बटे B1 C2, अब उल्टा जाना है तो माइनस का B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये तीनों ले लिए। अब देखो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हमने इन दोनों को ले लिया, x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इस पूरी संख्या का हमने यहाँ गुणा कर दिया, तो x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से हमने इन दोनों को बराबर किया, y को और इसको, और इसका करणी गुणा कर दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से वज्र गुणनखंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हमें यूनिक सॉल्यूशन जो है ये मिल गया। क्या? x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। देखो x और y के लिए ये नीचे वाली चीज तो सेम होती है, ऊपर वाली चीज थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी C1 A2 माइनस C2 A1। इस तरीके से हम एग्जाम्पल करते हैं हल। यहाँ पे भी हमने वही दोनों समीकरण ले लिए। पहला समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दूसरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। वज्र गुणनखंड लगाने के लिए हमें बराबर 0 चाहिए होता है, तो जो अचर पद है उसको पक्षांतर करके इस तरफ ले आए, तो ये 10 माइनस 10 हो गया, यहाँ पे 8 माइनस 8 हो गया। अब हमने कॉफिशिएंट लिखा, तो a1 होता है इसका कॉफिशिएंट x का, तो इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो a1 की वैल्यू 1 हो गई। y का कॉफिशिएंट 2 है, तो b1 बराबर 2, और ये c1 उसका कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट कह दो या अचर पद कह देते हैं हम यहाँ पे, तो उसका कॉफिशिएंट है माइनस के 10। चिन्ह के सहित कॉफिशिएंट को लिखना आवश्यक होता है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी a2 का कॉफिशिएंट मतलब x का कॉफिशिएंट a2 जो है उसकी वैल्यू है 2, y का कॉफिशिएंट होता है b2 जिसका कॉफिशिएंट है 1, तो ये हो गया, और ये अचर पद है माइनस के 8। अब हमने x की वैल्यू ये जो यहाँ पे हमने बताई थी उसको आप देखिए, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे इस तरीके से a1 b2 माइनस a2 b1 हमने उनके मान रखा। b1 का मान 2 गुणे c2 का मान माइनस के 8 माइनस b2 का मान 1 गुणे c1 का मान यहाँ माइनस 10 बटे a1 का मान 1, देखो यह 1, और b2 का मान 1, ये 1, माइनस a2 का मान है 2 गुणे b1 का मान 2। अब हमने हल किया, 8 दूनी 16, ये माइनस के 16 हुए, और 10 एकम 10, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 10 हो गया, 1 एकम 1 और 2 दूनी माइनस के 4, तो 16 में से 10 गए तो माइनस के 6 बचे। ये माइनस का 16 था, प्लस का 10, तो ये माइनस के 6, और 1 में से 4 गए तो ये माइनस के 3, माइनस से माइनस 1 कट गया और 3 से 2 बार कट गया 6 2। इस तरीके से x की वैल्यू मिल गई। ठीक इसी प्रकार से अगर हम y को हल करेंगे, y के मानों को रखेंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और हमें यूनिक सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या सीखा? हमने सीखा नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समीकरण को हल करना, नंबर 2 एल्जेब्रिक मेथड के द्वारा समीकरण को हल करना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना पर्याप्त है। इस वीडियो को पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी डाउट्स अगर आपको हों वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सारे के सारे डाउट्स के आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।